नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिया के बारे में कि ये किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी के अंदर यूरिया क्यों इकट्ठा हो रहा होता है और आखिर में यूरिया हमारे शरीर में बनता कहाँ पर है और कैसे हम इस यूरिया को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट से, अपनी मेडिसिन से। तो शुरुआत करते हैं इस यूरिया को समझने से। यूरिया हमारा लीवर बनाता है। लीवर कब बनाता है? जब हम कुछ खाना खाते हैं तो सीधा हमारे लीवर में नहीं जाता, वो हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है। इंटेस्टाइन्स में से निकलकर वो जब ब्लड हमारे लीवर में जाता है तो उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उसे शरीर के इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए लीवर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। अब जब हमारा लीवर काम कर रहा होता है कि ताकत निकालने का, तो उस प्रोसेस के अंदर हमारे शरीर के अंदर, हमारे लीवर के अंदर बनता है यूरिया। तो अब अगर हम चाहें यूरिया को कंट्रोल करना तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तक हम खाना खाते रहेंगे तब तक हमारे शरीर के अंदर, हमारे लीवर के अंदर यूरिया बनता रहेगा। और खाना खाना हम बंद कर नहीं सकते तो यूरिया बनना भी बंद नहीं हो सकता, मगर हम इसकी मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कितना बने। कैसे करता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो अगर हमने किसी भी शरीर के अंदर यूरिया की मात्रा को कंट्रोल करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि वो शरीर में बने कम, जरूरत से ज़्यादा ना बने, और दूसरा तरीका है कि हम उसे शरीर के रास्ते, यूरिन के रास्ते ज़्यादा बाहर निकालें। अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट इन दोनों ही तरीकों पे एक साथ काम कर लेते हैं तो उसकी रिपोर्टों के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, यूरिया डाउन होना शुरू हो जाता है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि खाने पीने में हमें क्या बदलाव करने चाहिए कि हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा ना बने। तो सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि अपने डाइट के अंदर जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, घी तेल वाली आइटम है, उन्हें हमें बंद करना पड़ता है, क्योंकि जितना हम तला हुआ खाना खाते हैं हमारे लीवर को पचाने के लिए उतना ही मेहनत करनी पड़ती है, और जितनी वो मेहनत करता है उतना ही ज़्यादा यूरिया हमारा लीवर बनाता है। तो सबसे पहला काम कोई भी किडनी फेलियर पेशेंट क्या करेगा कि जितनी भी डीप फ्राइड आइटम है सब बंद कर देनी है। अब घी तेल थोड़ा बहुत खाने में जाता है तो थोड़ा बहुत जो जा रहा है, कम मात्रा में जो जा रहा है हम उसको ले सकते हैं, बट ज़रूरत से ज़्यादा घी तेल को कंट्रोल करने के लिए तली हुई आइटमें, ज़्यादा चिकनाहट वाली आइटमें, ज़्यादा भारी आइटमों को हम बंद कर देते हैं। तो हमारा लीवर को कम काम करने की वजह से कम यूरिया बनाना पड़ता है और हमारे शरीर में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यूरिया नहीं बनता। ये तो था पहला तरीका, फैट को बंद करना। दूसरा तरीका है प्रोटीन को बंद करना, क्योंकि फैट के साथ साथ प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए भी हैवी होते हैं हमारे लीवर के लिए। जितना ज़्यादा प्रोटीन हम इंटेक करते हैं, ना सिर्फ उससे क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है बल्कि साथ साथ यूरिया की मात्रा भी बढ़ती है। तो किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को तली हुई आइटम के साथ साथ अपनी बॉडी में प्रोटीन की इंटेक को भी कंट्रोल करना चाहिए कि कितनी मात्रा में वो प्रोटीन का इंटेक कर रहा है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में इंटेक करेगा प्रोटीन का, मान लो कि नॉनवेज खा रहा है, चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, फिश खा रहा है, तो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों बनेंगे। इसी वजह से हर किडनी फेलियर पेशेंट को प्रोटीन की मात्रा को कम करने के लिए कहा जाता है कि आपने प्रोटीन नहीं लेना, या लेना है तो बहुत कम मात्रा में लेना है, और जो कम मात्रा में लेना है वो बहुत हल्का होना चाहिए, जैसे दालें होनी चाहिए, जिससे कम मात्रा में हमारे शरीर में क्रिएटिनिन और यूरिया पैदा हो। अब दूसरा तरीका यूरिया को कंट्रोल करने का होता है कि हम उसे यूरिन के रास्ते बाहर निकालें, क्योंकि जब हम ठीक थे, जब हम बीमार नहीं थे तो लीवर तब भी बनाता था यूरिया, बट किडनी उसको सही तरीके से बाहर कर दिया करती थी यूरिन के रास्ते। जब से हमारी किडनी खराब होनी शुरू हुई है, उसने काम करना कम शुरू किया है, तो क्रिएटिनिन के साथ साथ यूरिया भी हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही। तो अगर हम किडनी पे थोड़ा सा काम करते हैं, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं, तो ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन होगा बल्कि यूरिया भी यूरिन के रास्ते बाहर जाने के कारण, बेटर बाहर जाने के कारण वो भी मात्रा में डाउन होना शुरू हो जाएगा, और वो सही तरीका भी है। तो अब हमने किडनी की फंक्शनिंग कैसे बढ़नी, कैसे किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको पहले ये बात समझने की ज़रूरी है कि किडनी कभी भी आपकी अपने आप खराब नहीं हुई है, कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा है। किडनी फेल के पीछे क्या कारण है? सबसे पहला काम ये बनता है कि आप उस बीमारी को पहचानो, क्योंकि 80% जो किडनी खराब होती है या तो वो बीपी की वजह से खराब होती है या फिर वो शुगर की वजह से खराब होती है। तो पहले पहचान करो कि किस बीमारी की वजह से आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा, जिससे उसने काम करना कम किया और जिसकी वजह से क्रिएटिनिन और यूरिया मेरे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हुआ। तो उस बीमारी की पहचान करने के बाद उस पर काम करना ज़रूरी हो जाता है। मान लो कि आपने देखा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत लंबे टाइम से हाई था, आपको शुगर नहीं है, आपको बस बीपी की दिक्कत थी। आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें देखा कि किडनी का साइज छोटा आ रहा है, यानी आपकी किडनी को जो नुकसान पहुंचा है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पहुंचा हुआ है। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई बना रहेगा तो किडनी का नुकसान होता रहेगा, और जैसे जैसे किडनी का नुकसान आगे बढ़ता चला जाएगा, क्रिएटिनिन और यूरिया भी शरीर में उतनी ही ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो पहला काम आपने क्या करना है, अपनी किडनी की फंक्शनिंग को सुधारने के लिए बीमारी की पहचान करने के बाद उसे कंट्रोल मात्रा में लेकर आना है, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। आपको अपनी मेडिसिन बढ़ानी पड़े, खाने में नमक कम करना पड़े, जो भी करना पड़े आप उसको करेंगे कि आपकी
बीमारी की जड़ कंट्रोल में आ जाए। एक बार बीपी और शुगर जैसी बीमारियां आपकी कंट्रोल में आ जाती हैं तो वहाँ से रिकवरी करना आसान होता है। तो नॉर्मली हम अपना ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को चाहिए कि जो नीचे वाला है डायसिस्टोलिक है 80 वाला, उससे थोड़ा सा 80 रखे या 80 से नीचे रखे, जिससे बीपी से नुकसान ना हो। अगर आपकी किडनी डायबिटीज से खराब हुई है तो भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो फास्टिंग है, पीपी है और रैंडम शुगर है वो 180 से नीचे रहे, 180 को क्रॉस ना करे, क्योंकि 180 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर जाके किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है और हमारे बॉडी की जितनी भी टिश्यू, जितनी भी सेल्स हैं, इसके ऊपर नुकसान उठाना शुरू करते हैं। तो कोशिश करो कि अपने शुगर लेवल को 180 से नीचे रखो और बीपी का जो डायसिस्टोलिक वाला है, नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है, उसको 80 या 80 से बिलो रखो। अगर हम इन चीज़ों पे काम करते हैं और कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं तो हमारी किडनी को कोई नया नुकसान नहीं उठाना पड़ता इन दो बीमारियों की वजह से। जब उसको नया नुकसान नहीं हो रहा तभी रिकवरी स्टार्ट हो पाएगी। अब किडनी के पास कुछ ताकतें हैं, उससे भी हमें समझना चाहिए कि अगर हमारा लीवर खराब होता है तो लीवर रीजनरेट हो जाता है, बट ऐसी ताकत हमारी किडनी के पास नहीं है। किडनी रीजनरेट नहीं हो सकती, बट किडनी क्या करती है, किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। आप उसे एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि किसी भी एक्सीडेंट की वजह से मेरी किडनी को डैमेज हो गया, किडनी निकालनी पड़ जाती है। मेरी एक जो किडनी है वो सारे के सारे काम कर लेती है, ना मेरा क्रिएटिनिन बढ़ता है ना मेरा यूरिया बढ़ता है। अब सोच देखो कि ऐसा कैसे हो सकता है। कि तब हो पाता है जब मेरी एक किडनी ने दूसरी किडनी का काम को संभाल लिया, यानी उसने अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाया। अगर कि ये काम क्षमता को बढ़ाने की ताकत मैं हर किडनी फेलियर पेशेंट को दे दूं तो क्या होगा कि जितनी किडनी उसकी बची हुई है वो काम ज़्यादा करेगी और जितना ज़्यादा अच्छा काम करेगी उतना ज़्यादा क्रिएटिनिन और यूरिया शरीर से बाहर निकालेगी। बस यही जो सीक्रेट है, यही सीक्रेट है किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट का। बीमारी पूरी जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती, मगर हम अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाकर क्रिएटिनिन और यूरिया को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही हमने करना होता है हर किडनी फेलियर पेशेंट में। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी फेलियर पेशेंट से मिलें, उनकी रिपोर्ट्स देखें, उनकी इंटरव्यू सुने, तो आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कितना प्रैक्टिकल है। ये मेरे पास आए थे 1 जुलाई को इनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 6.2। काफी बदलाव है। क्या बदलाव महसूस हुआ? एक तो गिरा पड़ा रहता था, अच्छा, अब मैं उठा हूँ। इनकी जो किडनी खराब होनी शुरू हुई थी उसके पीछे जो रीज़न है वो ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन। आज हमारे साथ किडनी पेशेंट हैं, इनका नाम है श्यामल जी की जो एज है 50 ईयर्स के हैं। ये मेरे पास आए थे 1 जुलाई को इनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 6.2। 20 दिन का ट्रीटमेंट हुआ। हाँ जी। क्या लेवल पहुंच गया आपका? 4.7। 20 दिन में आपका पहुंचा। अब आपको 20 दिन में ट्रीटमेंट हुआ, आपकी बॉडी में आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? काफी बदलाव है। क्या बदलाव महसूस हुआ? एक तो गिरा पड़ा रहता था, अच्छा, अब मैं उठा हूँ। एनर्जी आ हाँ गई जी, थोड़ी। ठीक है। और एकदम सारा सही नहीं हुआ, लेकिन हाँ, भूख लगनी शुरू हो गई है। ठीक है, थोड़ी भागदौड़ शुरू हो गई है। तो 20 दिन की ट्रीटमेंट के अंदर ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, बॉडी में एनर्जी आई, यूरिया कम होने की वजह से भूख खुलनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था हॉस्पिटल में? डायलिसिस। तब आपके लेवल क्या थे? तब 6-7 के आसपास थे। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे, किस वजह से किडनी खराब हुई? उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको। आप ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी। खुश हो रिजल्ट से? हाँ जी। अब तो टेंशन नहीं ना किडनी खराब हो जाएगी। ठीक है। इनकी जो किडनी खराब होनी शुरू हुई थी उसके पीछे जो रीज़न है वो ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है। इन्होंने शायद पेन किलर ज़्यादा खाए थे, ऐसे ड्रग्स लिए जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स लिए जिनकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही थी, इनको निमोनिया था। निमोनिया में हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, और एंटीबायोटिक्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो मैक्सिमम कहाँ से निकलते हैं, किडनी से या लीवर से। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा केमिकल बॉडी में होता है तो वो किडनी को अफेक्ट करता है। इसी वजह से इनका सडन रेस हुआ, इनका लेवल सडनली 10 तक टच किया था। मगर जैसे कि हॉस्पिटलाइज इन्होंने बताया कि हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो इनका लेवल जब आया, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो 6.2 तक था। और विद इन 20 डेज जहाँ पर डॉक्टर्स ने इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया था, वहाँ से इनको हम अगले 20 दिन के अंदर 4.72 पर लेकर आए हैं। और बॉडी में एनर्जी, सारी ताकत, सारे सिम्टम्स सारे डिसिपेट हो गए हैं।
अब इसी 20 दिन के अंदर इतना फर्क है, तो आने वाले कुछ महीनों में इनके अंदर जो चेंजेस होंगे हम वो आपको भी आगे भी शो करते रहेंगे। तो आपने खुद देखा कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है, यूरिया लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीमारी को समझकर बीमारी पे सही तरीके से काम करना शुरू करोगे तो रिजल्ट्स कुछ इन्हीं पेशेंट की तरह आपके साथ भी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप यूरिया के बारे में समझ गए होंगे कि यूरिया क्यों बढ़ता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है और उसे कैसे कंट्रोल करना है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की टीम है, उनसे बात कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हो। अब इसी के साथ आपसे विषय में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।